Okay, so let's start our today's lecture. अच्छा, in previous lecture we have discussed series and parallel circuits. सीरीज सर्किट का जो पूरा सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि सीरीज सर्किट आप जो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कौन सी क्वांटिटी है सीरीज सर्किट में जो कि आपकी जो वो कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, कौन सी क्वांटिटी आपकी जो कि सीरीज सर्किट में जो है चेंज होती है और उसको फिर आपने कैसे फाइंड करना होता है। तो दो मेथड मैंने आपको बताए थे। मोस्ट कॉमन मेथड इज दैट यू विल बी यूजिंग द फार्मूला, लेकिन देयर आर सर्टेन सिचुएशंस में कि आप फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते देन यू कैन यूज द रेशियो मेथड टू फाइंड आउट द अननोन क्वांटिटी। देन वी हैव डन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या चीज़ें आपकी जो है कांस्टेंट होती हैं, क्या चीज़ आपकी जो है वेरिएबल होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और हाउ डू वी फाइंड ऑल दिस थिंग। तो ये सब चीज़ हमने डिस्कस की थी अपनी प्रीवियस क्लास में। ओके, टुडेज क्लास we will discuss about a composite circuit. ठीक है, composite circuit और you can also say it a hybrid circuit as well. आपको जो हाइब्रिड सर्किट होते हैं दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, यानी आपको सीरीज सर्किट भी होते हैं साथ साथ पैरेलल सर्किट भी होते हैं। दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड सर्किट। अ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो हैं वो आपके एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि ठीक है, ये मेरे पास देखिए 3 रेजिस्टर्स हैं। आई हैव 3 रेजिस्टर्स हियर एंड आई कनेक्ट दीज 3 रेजिस्टर्स लाइक दिस। ठीक है, इन तीनों रेजिस्टर को जो है मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया विद अ बैटरी। अब ये जो आपका सर्किट है दिस इज अ कंपोजिट सर्किट। ये जो सर्किट आपका ये कंपोजिट सर्किट है। इसमें अगर आप देखें तो यू हैव 3 रेजिस्टर्स, R1 है आपके पास, यू हैव R2 एंड यू हैव R3। अगर आप खाली R1 और R2 को देखें तो R1 और R2 जो हैं both these resistors are in series with each other। ये दोनों रेजिस्टर आपस में सीरीज में, क्योंकि they are one after another, so these two resistors are in series with each other। और ये जो रेजिस्टर 3 है R3 है, this R3 is in parallel with both R1 and R2। R3 जो है वो R1 और R2 के पैरेलल के अंदर है। ठीक है, और इसके अलावा यू कैन ऑल्सो से दैट कि आपको जो R3 है, R3 इज इन पैरेलल विद विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रेजिस्टर, यानी इन दोनों जो इक्वल रेजिस्टर है उसके पैरेलल है। अच्छा, इसको जब भी आप सॉल्व करते हैं, व्हेनेवर यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सर्किट, तो इस टाइप ऑफ सर्किट को सॉल्व करने के लिए यू सॉल्व इट इन स्टेप्स। आपने इसको स्टेप्स में सॉल्व करना होता है। लेट्स सपोज कि अगर मैंने इस सर्किट का सिर्फ और सिर्फ आर फाइंड करना है, आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट ओनली आर ऑफ दिस सर्किट, तो आर मैं कैसे निकालूंगा? आर निकालने के लिए देखो मेरे पास ये दो रेजिस्टर जो हैं R1 और R2 वो सीरीज के अंदर है, R3 जो मेरा वो पैरेलल के अंदर। सबसे पहले मैं क्या करूँ, मेरे जो रेजिस्टर आपके सीरीज में, आई विल बी सॉल्विंग दीज टू रेजिस्टर्स। ये जो मेरे पास R1 और R2 है इसको आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो यू विल फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2। तो सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज, तो आप लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट जो आपका दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R1 का और R2 का। और आप जब इन दोनों को प्लस करते हैं, लेट सपोज की वैल्यू जो आपके पास है वो 5 है, इसकी वैल्यू आपके पास जो है वो 10 है, और इसकी वैल्यू आपके पास जो है वो भी 10 है। तो आप जब सॉल्व करते हैं R1 को और R2 को, तो R1 की वैल्यू आपके पास 5 थी, R2 की वैल्यू आपके पास 10 थी, तो इन दोनों का आपने जब प्लस किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 15। सो दिस 15 इज द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू रेजिस्टर। ये जो मेरे पास दो रेजिस्टरों पर लगे हुए हैं, इन दोनों रेजिस्टर की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 15 दैट इज इक्वल टू 15 ओम्स। तो 15 ओम्स के बराबर है। अच्छा, मैंने जब इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दी तो मेरा ये जो सर्किट है, ये जो मेरा सर्किट है, नाउ दिस सर्किट कैन बी रीड्रॉन लाइक दिस। इस सर्किट को मैं दोबारा से रीड्रॉ कर सकता हूँ लाइक दिस। आई हैव वन रेजिस्टर हियर, इसकी जो वैल्यू है वो 15 ओम है, एंड आई हैव अनदर रेजिस्टर हियर, इसकी जो वैल्यू है वो 10 ओम है, एंड देन आई हैव दिस बैटरी। फिर मेरे पास जो है ये मेरी बैटरी जो है वो लगी हुई है, यानी कि मैंने इसी सर्किट को शॉर्ट कर दिया। ये मेरे पास जो दो रेजिस्टर थे R1 और R2, इन दोनों की जो कंबाइंड वैल्यू थी वो 15 थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया इस एक रेजिस्टर का जिसकी वैल्यू 15 जिसकी वैल्यू है आपके पास। तो आपने क्या किया, आपके पास इनिशियली 3 रेजिस्टर्स लगे हुए थे, उन 3 रेजिस्टर को आपने क्या किया, 2 रेजिस्टर में कन्वर्ट कर दिया। एक रेजिस्टर आपको जो था दैट वाज द इक्विवेलेंट रेजिस्टर ऑफ R1 एंड R2, दूसरा आपको जो पैरेलल रेजिस्टर लगा हुआ था। नाउ दीज टू रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये दोनों रेजिस्टर आपके जो है वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आपने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, दैट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू रेजिस्टर्स। तो अब आप इस सर्किट को सॉल्व करेंगे,
तो जब आप इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो आपका सिंस दीज टू रेजिस्टर आर इन पैरेलल, तो यू विल यूज योर फॉर्मूला दैट 1/R इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आर की जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दीज थ्री रेजिस्टर, वो इन तीनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। तो इस तरीके से वी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंपोजिट सर्किट जो कि आपको इस तरीके से लगा हुआ होता है। अच्छा, एक तो ये चीज़ आपकी इसके अंदर होगी। दूसरी चीज़ में क्या होता है, वोल्टेज की अगर बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट वोल्टेज इन दिस सर्किट, तो लेट्स सपोज मेरे पास जो बैटरी है इसका वोल्टेज आपका 9 वोल्ट्स है, बैटरी इज ऑफ 9 वोल्ट। तो आपके पास ये दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट आपका ये रहा विद दिस इज योर पॉइंट ए, एक पॉइंट आपका ये है दिस इज योर पॉइंट बी, यानी पॉइंट ए और बी के दरमियान जो वोल्टेज है वो 9 वोल्ट का है। ये जो R3 है, यानी R3 है, इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज V3 होगा। सो दिस V3 विल बी इक्वल टू 9 वोल्ट, ये V3 आपका 9 वोल्ट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका R3 है दैट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। R3 जो है वो ए और बी के साथ लगा हुआ है, और आपकी जो बैटरी है वो भी ए और बी के साथ ही लगी हुई है। सिंस दीज टू आर कनेक्टेड अक्रॉस टू सेम पॉइंट्स, तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। तो V3 जो आपका यहाँ पे जो R3 का वोल्टेज है वो डायरेक्ट आपका 9 वोल्ट होगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं R1 और R2 की, तो R1 और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका डिवाइड होगा, क्योंकि R1 और R2 आपके दोनों आपस में सीरीज के अंदर है। तो जो टोटल वोल्टेज है यहाँ से लेकर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो टोटल वोल्टेज है वो 9 वोल्ट का है, दैट इज 9 वोल्ट। और ये 9 वोल्ट इन दोनों पे डिवाइड हो रहा है, यानी वो R1 पे और R2 पे डिवाइड हो रहा है 9 वोल्ट। तो इस 9 वोल्ट को फिर आप डिवाइड करेंगे यूजिंग योर रेशियो मेथड अक्रॉस R1 एंड R2। तो रेशियो मेथड आप क्या यूज करेंगे, यू विल यूज योर रेशियो मेथड दैट R1 रेशियो R2, R1 जो आपका वो 5 था, R2 जो आपका था वो 10 था। तो इसका जो आपने रेशियो बनाया तो रेशियो आपको बनेगा 1:2, यानी कि ये जो 9 वोल्ट था, इस 9 वोल्ट का 1 पार्ट जो है वो R1 के क्रॉस होगा और 2 पार्ट जो है वो इसके क्रॉस। तो मेरा आपने R1 अगर निकालना है तो उसके लिए V1 होगा, दैट विल बी द इक्वल टू रेशियो ऑफ R1 जो कि आपका है 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो जो कि आपके पास है 3, 2 + 1 3 मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी जिसको आपने डिवाइड करना। तो मैंने यहाँ पे 9 वोल्ट को डिवाइड करना है इन दो R1 में और R2 में। सो दिस विल बिकम 9। सो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 3 9। तो आपका जो R1 है, R1 के अक्रॉस आपका 3 वोल्ट्स होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो रेशियो मेथड यूज करके जो है वो R2 का वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, लेकिन R2 का वोल्टेज निकालने का एक और तरीका भी है, वो क्या है कि आपको पता है कि V1 + V2 जो था दैट इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स। ठीक है, V1 + V2 जो है मेरे पास वो 9 वोल्ट्स के बराबर है। मैंने बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 9 वोल्ट है, यानी कि V1 + V2 9 वोल्ट है। V1 आपने फॉर्मूले से निकाले जो कि 3 वोल्ट है, तो आपका जो V2 होगा दैट विल बी इक्वल टू 9 - 3 दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स। तो इस तरीके से आप V2 जो है वो डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रेशियो मेथड आप डायरेक्ट जो है माइनस करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप रेशियो मेथड यूज करेंगे तो रेशियो मेथड से भी आपका जो है वो यही सेम आंसर आएगा। सो इट डजंट मैटर कि आप जो है वो कौन सा मेथड यूज करते हो, both the method will give you the same answers. So this is how we solve this composite circuit। तो वोल्टेज हम इस तरह निकालते हैं, वोल्टेज निकाल लिया, तो करंट निकालने तो करंट निकालने के लिए यू कैन यूज योर ओम्स लॉ। ठीक है, वोल्टेज फाइंड हो गया आपका, तो करंट निकालने के लिए आप फिर अपना ओम्स लॉ यूज करते हैं, दैट वोल्टेज इज इक्वल टू V IR। इसमें आपको जो है वो V1 पता है, V2 पता है, V3 पता है, यानी कि वोल्टेज आपको पता है, रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस आपको पता है। तो सिंपली आप इन दोनों की वैल्यू पुट करें एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I इन दिस सर्किट। तो ये आपको जो है एक टाइप का कंपोजिट सर्किट है, और भी दूसरी टाइप के कंपोजिट सर्किट होते हैं, उनको मैं भी आपको डिस्कस करता हूँ। यस, एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सर्किट, तो अभी मुझसे पूछ लें। सर इसमें रेजिस्टेंस का वो 1/R हुआ, क्यों ये पैरेलल है? निकाला ना मैंने, ये देखो निकाला मैंने ये। सर क्यों? क्योंकि जो मेरा ये जो सर्किट था मेरा R1 और R2 था, ये शॉर्ट होकर मेरा ये बन गया 15 बन गया था, और ये 15 और ये 10 जो थे दोनों आपस में पैरेलल में थे, दोनों आपस में पैरेलल में थे। तो जब ये दोनों आपके आपस में पैरेलल में थे तो फिर इसके लिए मैंने वाला फॉर्मूला यूज़ किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। जो रजिस्टर सीरीज में थे उनके लिए सीरीज का फॉर्मूला यूज़ किया, जो रजिस्टर पैरेलल में थे उनके लिए पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ किया। लेकिन सर ये बैटरी 9 वोल्ट्स की थी था, और V1 और V2
V2 कैसे होगा ये? बैटरी 9 वोल्ट की थी, फिर तुम क्या कह रहे हो? या आपने V1 प्लस V2 वाली इक्वेशन कैसे बना ली? क्योंकि ये जो R1 था, R1 और R2 ये दोनों सीरीज में थे ना। अब नीचे वाले रजिस्टर को तुम भूल ही जाओ, नीचे वाला रजिस्टर यहाँ पे नहीं है। अगर ये नीचे वाला रजिस्टर यहाँ पे नहीं है, अगर ये रजिस्टर यहाँ पे नहीं है तो फिर क्या है, आपका R1 और R2 लगे हुए हैं ना। और R1 और R2 आपके यहाँ सीरीज में, किसके सीरीज में? इस बैटरी के सीरीज में। तो जब इस बैटरी के सीरीज में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है ना। तो ये जो 9 वोल्ट है वो आपका इन दोनों पे डिवाइड होगा, इसलिए मैंने V1 प्लस V2 कर दिया। यानी ये 9 वोल्ट इन दोनों पे डिवाइड होता है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसको यूं भी लिख सकते कि आपका V1 प्लस V2 करोगे तो वो 9 वोल्ट के बराबर आएगा। तो इसलिए मैंने यूं किया इसको। ओके सर, थैंक यू। यस, एनी मोर करंट क्वेश्चंस? कैसे डिवाइड होगा? यस, क्या, कौन बोला, क्या बोला? करंट करंट कैसे डिवाइड होगा? करंट, कैसे डिवाइड होगा? करंट फार्मूले से यूज होगा ना यार। आपको देखो वोल्टेज पता चल गया, आपने वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, आपने जो वो रेजिस्टेंस आपको पता है, तो आप फार्मूला यूज करेंगे करंट फाइंड करने का। क्या फार्मूला है? I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, अगर आपने I1 फाइंड करना है तो V अपॉन R1 कर लो, सॉरी V1 अपॉन R1 कर लो। V1 कितना आया था आपके पास? V1 था आपके पास 3 वोल्ट था, तो V1 आपने 3 डाल दिया। R1 कितना था आपके पास? R1 की वैल्यू आपको दी हुई है 5, तो 5 कर दिया, तो 3 अपॉन 5 जो है दैट विल बी योर I1, ये आपका I1 हो जाएगा। फिर आपने I2 निकालना है, तो I2 के लिए क्या हो जाएगा? I2 के लिए हो जाएगा आपके पास V2 अपॉन R2। V2 की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू V2 की आपने निकाली थी 6 वोल्ट्स। R2 की वैल्यू आपको जो है 10 गिवन है, तो ये 6 अपॉन 10 आपके पास आ गया। तो इसी के से आप जब वो V3 निकालना है तो उसके लिए भी आप यूज़ करेंगे। V3 के लिए क्या, सॉरी I3 के लिए क्या करेंगे? I3 जो आपका होगा उसका जो वोल्टेज था दैट वाज V3, और V3 जो आपने यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपका V3 वाज 9 वोल्ट, तो आपका ये हो जाएगा 9 वोल्ट, और V3 की वैल्यू विच इज जो 10 वोल्ट, तो 9 अपॉन 10 आपका ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है इसके अंदर। और अगर आपसे कहा जाए कि आप इसका टोटल करंट निकालें जो कि यहाँ से निकल रहा है, अगर आपसे कहा जाए कि आप टोटल करंट निकालो जो कि यहाँ से निकल रहे हैं, तो आप क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ I1 को और I2 को प्लस करोगे, क्योंकि आपके ये जो दो करंट्स हैं, ठीक है, ये जो दो करंट्स हैं आपके I1 और I2 दोनों बराबर होंगे। ठीक है, I1 और I2 दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि I1 और I2 दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो I1 और I2 दोनों बराबर होने चाहिए। तो I1 आपका 3/5 है, I2 आपका 6/10 है, तो दोनों आपके आपस में बराबर है। सही है सर V1 तो हमें क्वेश्चन में क्या हुआ? V1 हमें क्वेश्चन में गिवन था ना। यस, V1 की तो वजह सर से उससे V1 मैंने यहाँ निकाल फाइंड दिया। किया था, मैंने ये V1 ये फाइंड किया हुआ, ये रेशियो में V1 फाइंड किया हुआ है। सर जी बेटा। सर इसमें जैसे आपने कल बताया था कि पैरेलल सर्किट्स में जो है वोल्टेज जो है सेम होता है तीनों जितने भी सर्किट्स हों। जी बिल्कुल। तो इसमें जो है आपने दो सर्किट्स जैसे ऊपर सीरीज में लगाए हैं और आपने कहा कि मैंने इनको डिवाइड कर दिया, और फिर आपने जो है 15 अपॉन जो आपने दूसरा सर्किट जो बनाया है, जी जी। तो ये दोनों सेम नहीं होगी दोनों का? दोनों सर्किट सेम है बेटा। देखो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले इन दोनों रजिस्टर को सॉल्व किया, ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर। पहले मैंने दोनों रजिस्टर को सॉल्व करके अपना ये एक रजिस्टर निकाल लिया, अपना ये रजिस्टर निकाल लिया, ठीक है। और जब मैंने इन दोनों को, जाहिर सी बात है ये इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस वाज द इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ दीज टू रजिस्टर। तो इक्विवेलेंट रजिस्टर मैंने आपको कल ही बताया था कि इक्विवेलेंट रजिस्टर वो होता है जो कि वो वही काम कर रहा होता है, वो अकेला रजिस्टर वो काम कर रहा है जो कि दो मिलके कर रहे होते हैं। तो ये दो रजिस्टर जो मिलके काम कर रहे हैं वो ये अकेला रजिस्टर कर रहा है, तो मैंने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया इस अकेले रजिस्टर के साथ। तो ये दोनों सर्किट जो आपके बने हुए हैं, ये सर्किट नंबर 1 और ये सर्किट नंबर 2, बोथ दी सर्किट आर इक्वल सर्किट, दे आर इक्वलेंट सर्किट, यानी दोनों सर्किट सेम सर्किट है। तो मैं इसको सॉल्व करूं, सर्किट नंबर 1 को सॉल्व करूं या मैं सर्किट नंबर 2 को सॉल्व करूं, बात आपकी जो वो सेम है इसके अंदर। तो मैंने इसीलिए किया कि मैंने पहले सर्किट नंबर 1 जो था उसको मैंने जो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। R1 और R2 जो आपके दोनों सीरीज में लगे हुए थे उसको मैंने प्रॉपर्ली इंस्टेड ऑफ कंपोजिट सर्किट को मैंने एक सिंगल सर्किट में लेकर आया। तो ये मेरा कंपोजिट सर्किट था, इस कंपोजिट सर्किट को मैंने क्या किया, खाली पैरेलल सर्किट में लेकर आ गया। और जब मैं इसको खाली पैरेलल सर्किट में लेकर आ गया, फिर मैंने इसको जो है वो यूजिंग द रूल्स ऑफ पैरेलल सर्किट्स इसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो मेरा इजीली सॉल्व हो गया। तो नॉर्मली जितने भी आपके कंपोजिट सर्किट्स आपके नॉर्मली आते हैं, उन तमाम कंपोजिट सर्किट को पहले आपने कन्वर्ट करना होता है सिंपल पैरेलल या सीरीज सर्किट के अंदर।
जब आपका वो एक दफ़ा सिंपल पैरेलल और पैरेलल सीरीज सर्किट में कन्वर्ट हो जाए तो फिर जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं सीरीज सर्किट की, जो भी आपका सोल्यूशन है सीरीज और पैरेलल सर्किट्स का, अब वो सोल्यूशन यूज़ करके आप इजीली जो भी आपकी अननोन चीज़ें हैं सारी की सारी आप फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया मलिका? यस सर। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो ये एक टाइप का आपका कंपोजिट सर्किट है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपोजिट सर्किट। सर ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है बेटा, ये तो होगा। एनी ऑफ गुड हो गया ना? सर ऐसे ही लगा ही रखे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सर्किट। अच्छा, ये नेक्स्ट आपका जो कंपोजिट सर्किट है इसको तो देखो दोनों में फ़र्क है। एक तो ये आ गया रजिस्टर आपका, एक रजिस्टर आपका जब वो ये आ गया, एक रजिस्टर आपका ये आ गया। ठीक है, इसमें देखो आपको 3 रजिस्टर मैंने लगा दिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये 2 रजिस्टर मेरे पैरेलल में थे, इनको मैंने पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। फिर ये रजिस्टर सीरीज में लग गया और फिर ये मेरे पास जो है यहाँ पे बैटरी आ गई। ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ये मेरा रजिस्टर R1 है, ये R2 है, ये जो है वो R3 है। तो मेरे पास ये 3 रजिस्टर है, R1, R2 और R3। और जो मैंने बैटरी लगाई हुई है, लेट्स सपोज बैटरी मेरे पास यहाँ पे भी 9 वोल्ट की है, तो बैटरी जो है उसका वोल्टेज आपका 9 वोल्ट है। अब इसमें देखो ये भी आपका कंपोजिट सर्किट है। कंपोजिट सर्किट कैसे है कि इसमें ये जो आपका R2 और R3 है ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, और जो R1 है वो इनके सीरीज के अंदर है, R1 इनके सीरीज में है। तो अगर आप इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले आपने इस पैरेलल को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जो प्रीवियस सर्किट था उसमें आपके 2 रजिस्टर सीरीज में थे और एक पैरेलल में था। तो 2 जो आपके सीरीज में थे पहले आपने उनको सॉल्व किया था, इसमें 2 पैरेलल में है, तो 2 अगर पैरेलल में था पहले 2 पैरेलल वाले को सॉल्व करोगे। तो ये जो आपका सर्किट है, इस सर्किट को पहले आप शॉर्ट करोगे। ठीक है, इस सर्किट को पहले आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके आप क्या करोगे, इसको आप चेंज करोगे इस फॉर्म में। दिस सर्किट कैन बी रीड्रॉन लाइक दिस। ये R1 आपका यहाँ पर आ गया और R2 और R3 का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। R2 और R3 का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे और वो जो आपका होगा दैट विल बी दिस वन, वो आपका यहाँ पे RE आ गया। और फिर ये जो 2 रजिस्टर आपके हैं, इन दोनों रजिस्टर को आपने कनेक्ट कर दिया अपनी बैटरी के साथ। तो बेसिकली आपने किया क्या कि ये जो आपका पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन था, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को आपने रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया आपने इस रजिस्टर के साथ। बाकी सर्किट आपका सारे का सारा वैसे का वैसा ही है। Now let's put in their values. R1 let's suppose 5 है, R2 let's suppose 10 है, R3 भी let's suppose 10 है। ठीक है, ये आपके 10 है। यहाँ पे R1 जो आपका वो 10 होगा क्योंकि R1 की वैल्यू जो यहाँ पे वहाँ पे भी R1 की वैल्यू 10 ही होगी। लेकिन जो RE है यहाँ पर इस सर्किट में जो आपका RE है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी R2 पे और R3 पे। ठीक है, RE की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी R2 पे और R3 पे। तो आप R2 और R3 सिंस दे आर बोथ आर इन पैरेलल, तो पहले आप इन दोनों की पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे कि इन दोनों की पैरेलल रेजिस्टेंस क्या आती है, और वो जो पैरेलल रेजिस्टेंस इनकी दोनों का आंसर आएगा दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस RE। तो सबसे पहले आप RE निकाल लें। सिंस बोथ R2 एंड R3 आर इन पैरेलल का आप फॉर्मूला यूज करेंगे 1/RE इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, R2 और R3 दोनों जो आपके हैं वो पैरेलल में, तो इसलिए आपने पैरेलल का फॉर्मूला यूज किया। तो ये जाएगा 1/RE इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। वैल्यू पुट कर दी तो ये आपके पास आ जाएगा 1/RE आपके पास आ जाएगा दैट विल बी 2/10। जब 1/RE 2/10 होगा तो RE क्या हो जाएगा, RE आपका हो जाएगा 10/2 जो कि बराबर है 5 के। ठीक है, 1/RE 2/10 है तो RE क्या होगा 10/2 हो जाएगा जो कि 5 के बराबर है। इसका मतलब ये जो आपका RE है इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आपके पास है 5। अब इसकी जो वैल्यू 5 है वो आपने निकाली है यूजिंग दिस फार्मूला, यानी आपने R2 और R3 जो आपके 2 रेजिस्टर्स पहले में लगे हुए थे इन दोनों रेजिस्टर्स को जो है आपने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आपने इन दोनों की इक्विवेलेंट जो है वो रेजिस्टेंस निकाल ली, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है फाइंड आउट कर ली, और वो जो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी आई है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी आई 5 आई, तो वो 5 आपने यहाँ पे यूज कर ली। तो आप R2 और R3 का भूल जाओ, आप यू हैव नाउ 5। अब अगर आप इसमें देखें
तो R1 एंड RT जो है दो, ये दोनों रजिस्टर आपके हैं, दीज बोथ रजिस्टर आर इन सीरीज। तो आप अगर आपने इसकी पूरी ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालनी है R, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, R1 प्लस RE करेंगे, ठीक है। R1 आपका रजिस्टर R1 है, उसकी आपकी वैल्यू जो कि आपके पास थी 10, सॉरी 10 नहीं थी 5 थी, R1 आपका 5 था, सॉरी R1 वॉज 5 और RE जो आपके था दैट वो वैल्यू आपने निकाली है 5, तो आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी इस पूरे के पूरे सर्किट की दैट विल बी 10, ठीक है। इस पूरे के पूरे सर्किट की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी आपके पास 10। Now this 10 will be the equivalent resistor of these three resistor, यानी R1, R2 और R3, इन तीनों की जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो आपकी 10 ओम है, तीनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस आपकी 10 ओम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वोल्टेज की, ठीक है, वोल्टेज की बात करते हैं। तो वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, सेम जैसे मैंने आपको बताया कि यू विल कंसीडर सम पॉइंट्स। ये मैंने ले लिया पॉइंट ए, ये मेरे पास आ गया पॉइंट बी जो कि R1 के दूसरी तरफ है, और ये मेरे पास आ गया पॉइंट सी, ठीक है, ये मेरे पास आ गया पॉइंट सी। अब सेम पॉइंट्स में यहाँ पे भी मैंने ले लिए, पॉइंट ए मेरा यहाँ पर आ गया, पॉइंट बी मेरा यहाँ पर आ गया और पॉइंट सी मेरा यहाँ पर आ गया। तो आई हैव 3 पॉइंट्स हियर एज वेल। अगर आप देखें तो ये R1 और RE ये दोनों रजिस्टर क्या है, सीरीज के अंदर है ना, R1 और RE दोनों सीरीज के अंदर है। तो अगर आप ये दोनों रजिस्टर सीरीज में, तो व्हाट विल हैपन टू दिस 9 वोल्ट, ये 9 वोल्ट इन दोनों पर डिवाइड होगा। अब वो कैसे डिवाइड होगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर वैल्यू, उनकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अब देखो R1 आपका 5 वोल्ट था, सॉरी 5 ओम है, RE भी 5 ओम है। अगर दोनों आपके सर 4.5 हो जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस अगर आपके इक्वल हो, इसका मतलब क्या होगा कि AB जो है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट विल बी 4.5 वोल्ट्स। अगर ये दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर आ रही हैं, अगर ये बराबर नहीं आती देन व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करते हैं, आप रेशियो मेथड यूज करके वोल्टेज फाइंड करते हैं कि भाई वोल्टेज R1 पे कितना है और उस पे कितना है, यूजिंग द रेशियो मेथड। RE जो था वो भी 5 था, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज था वो आपका 4.5 था। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A और B जो आपके पास पॉइंट्स हैं इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4.5 वोल्ट का। और A और B के क्रॉस कौन सा रेजिस्टर आपका लगा हुआ है, इसके क्रॉस रेजिस्टर आपका लगा हुआ है R1। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो V1 है दैट विल बी 4.5 वोल्ट्स, V1 आपका 4.5 वोल्ट्स होगा, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू दिस RE। RE जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, वो बराबर है R2 और R3 के बराबर है। RE जो है वो मैंने R2 और R3 को मतलब डिवाइड करके लिया था, और दिस RE इज कनेक्टेड अक्रॉस B एंड C। RE B और C के साथ लगा हुआ है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 4.5 वोल्ट्स का है। तो अगर B और C में पोटेंशियल डिफरेंस 4.4 वोल्ट का, तो ये जो सर्किट आपको दोनों बराबर सर्किट है ना, ये वाला सर्किट, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका R2 है वो भी तो B और C के साथ लगा हुआ है, B और C में जो वोल्टेज है वो 4.5 वोल्ट का है, तो R2 जो लगा है वो भी 4.5 होगा। तो इसका मतलब जो आपका V2 होगा दैट विल बी 4.5 volts since the potential difference across B and C is 4.5 volt. V3 will also be 4.5 volt. Why 4.5 volt? Since V3 is also connected between B and C, so that's why 4.5 है। तो वोल्टेज आप इस तरह निकाल लेने। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर आपका R1 और RE ये दोनों बराबर नहीं है then you will be using your ratio method to find out these voltages। अगर बराबर है तो आपका सिंपली सीरीज में है, सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज आपका डिवाइड, तो वोल्टेज आप डिवाइड कर दो, हाफ कर दो इसको, ठीक है। तो ये आपने वोल्टेज फाइंड कर लिए जी। सर ये V2 जो है ये R2 की वोल्टेज है। यस, V2 R2 का वोल्टेज है और V3 जो है वो R3 का वोल्टेज है। सर आई डिसएग्री। यू डिसएग्री विद व्हाट? सर R1 4.5 होगा, RE भी 4.5 होगा, तो मतलब R2 और R3 2.25 हो जाएंगे, ताकि जब प्लस करें तो वो 9 वोल्ट्स बने। वेरी गुड, आई सल्यूट यू, मैं तुम्हारी इंटेलिजेंस को सल्यूट करता हूँ। सर गुड हो गया? गुड नहीं हो गया, बहुत ही बैड हो गया है। अच्छा सर सही तो कह रहा हूँ, अबे ऐड अप करके 9 बनेगा। सुन ले चाचा, सुन ले, AB और BC। अब मुझे बताओ AB और BC जो है वो आपके सीरीज में पैरेलल में?
सर बी सी उसमें क्या कहते पैरेलल है R1 और ABC R2 जो है वो सर सीरीज में पैरेलल में है। R1 और R1 और R2 R2 सीरीज सीरीज है में पैरेलल, हाँ सीरीज सीरीज में है, तो सीरीज में वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड तो डिवाइड किया ना मैंने वोल्टेज यार। हाँ अच्छा तो अब 4.5 मुझे डिवाइड चलो करें 2 से सुन लो आगे सुन लो R2 और R3 सीरीज में पैरेलल में है, पैरेलल तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम तो तुम डिवाइड क्यों कर रहे थे? पर सर फिर ओवरऑल ज्यादा हो जाएगा इतनी तो बैटरी में पावर है ही नहीं जितनी बाहर निकालते हैं उसमें ओवरऑल वोल्टेज ज्यादा कैसे हो जाएगा यार, जब तुम्हारा R2 और R3 में वोल्टेज सेम है, यानी अगर आप R2 का वोल्टेज निकालो तो ये भी 4.5 वोल्ट है। ये जो R2 था ये 4.5 है, R3 है ये भी 4.5 है, तो ये दोनों ऐड थोड़ी होंगे यार, R2 और R3 थोड़ी ऐड होते हैं। आप ऐड करोगे R1 को और R2 को या R1 को और R4 को, क्योंकि वोल्टेज तो आपका पैरेलल में सेम रहता है ना, तो ये और ये दोनों तो सेम है, ये और ये यानी कि R2 और R3 का वोल्टेज सेम है, तो यू कैन नॉट ऐड दीज टू, ये ऐड थोड़ी सर होते हैं। मतलब आप देखें R2 भी 4.5 वोल्ट है R3 भी 4.5 वोल्ट है You will take it तो as अगर one. हम You will take it as one 4.5 volts. Since they are in parallel. ओके सर Since they are in parallel, ओके तो आप इनको एक 4.5 वोल्ट लोगे, ठीक है? तो आप ओके इस तरीके सर से क्या किया आपने, वोल्टेज फाइंड कर लिया। अच्छा लास्ट चीज हम फाइंड करते हैं इसमें करंट। अब करंट क्या होगा? करंट के लिए 2-3 मेथड है आपके, ठीक है? एक तो मैंने आपको मेथड बता दिया, वोल्टेजेस आपको पता है और रेजिस्टेंस आपको पता है, तो आप सिंपल ओम्स लॉ यूज करो। वोल्टेजेस पता है, करंट क्या हो जाएगा? करंट आपको हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन आर। आप ये फार्मूला यूज करो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, और ये फार्मूला यूज करके आप जो करंट निकाल लो। सिंपल मेथड है आपका इसमें। आपका I1 निकालना है तो I1 हो जाएगा, I1 हो जाएगा V1 अपॉन R1, सिंपल। I2 क्या हो जाएगा? इससे तो V2 अपॉन करंट R2। सर करंट के I3 साथ क्या तो हो सेम जाएगा? होगा V3 अपॉन R3। तो अगर आपने जो भी आपने मतलब कि वोल्टेजेस फाइंड करने हैं, जो भी आपने करंट फाइंड करने हैं, वो सारे जो है आप फाइंड कर सकते हो यूजिंग दिस फार्मूला। तो आप जो है वो सिंपल अपना ओम्स लॉ यूज करो और आप करंट्स निकाल लो इस फार्मूले के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो तीनों करंट के आप इसी करंट निकाल सेम लोगे, होंगे उसमें और वो जो करंट आपके जो करंट आपका देखो, जो करंट आपका I1 से R1 से गुजरेगा ना, वो करंट आपका I1 होगा, और ये I1 जब आपका पॉइंट यहाँ पर पहुंचेगा तो क्या करेगा? ये I1 डिवाइड होगा I2 के अंदर और I3 के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं जब I2 प्लस I3 करूँगा तो मेरे पास वो I1 के बराबर आना चाहिए, और टोटल करंट वही होगा जो I1 होगा, ठीक है? टोटल करंट वही होगा जो I1 होगा। चलो इसको फाइंड कर लेते हैं यार। I1 क्या आपके पास? V1 अपॉन R1। V1 कितना है आपके पास? V1 आपने निकाला 4.5, R1 कितने? 5। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये I1 आ गया आपके पास, कितना आ रहा है? 0.9 एम्पियर्स। तो ये आपका I1 आ गया। अब आपने निकालना है I2। I2 क्या होगा? V2 अपॉन R2। V2 कितने? 4.5। R2 कितने? 10। तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 0.45। I3 आपने निकालने, I3 कितने? V3 कितना आपके पास? 4.5, और R3 कितनी है आपके पास? 10। इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 0.45। तो ये जो आपका I2 और I3 था, मैंने आपको बताया कि आप जब इन दोनों को सम करोगे तो दैट शुड बी इक्वल टू I1। ये आपका I1 के बराबर, क्योंकि जो करंट I1 आपका गुजर के आ रहा है R1 से, वही तो करंट डिवाइड हो रहा है इन दोनों के दरमियान। तो यू विल सिंपली ऐड I2 एंड I3 और I3 को आपने ऐड कर दिया, 0.45 प्लस 0.45, सो इट बिकम्स आउट टू बी 0.9 एम्पियर। तो इसका मतलब है जो करंट आपको फ्लो करेगा, आपका I2 से और I3 से, दैट विल बी 0.9 एम्पियर, और जो ओवरऑल जो टोटल करंट होगा वो भी 0.9 एम्पियर होगा। इसमें टोटल करंट के लिए आपको सबको सम नहीं करना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू ऐड I1 I2 एंड I3, ऐड नहीं करना पड़ेगा। सिंपल आपने सिर्फ ये याद रखना है, डायग्राम को आप गौर से देखोगे, डायग्राम में I1 जो था, दैट I1 इज डिवाइडेड इन I2 एंड I3। I1 जो था वो I2 में और I3 में डिवाइड हो रहा था,
और जब ये सर्किट से बाहर निकला तो वापस से क्या हो गया, ये वापस से I1 बन गया, वापस निकलने के बाद दोबारा से प्लस हो गया I1 बन गया। तो जो I1 होगा दैट विल बी द टोटल करंट जो कि आपका इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। तो I1 0.9 एम्पियर, तो 0.9 एम्पियर विल बी द टोटल करंट ऑफ दिस सर्किट। तो वो सर्किट का टोटल करंट जो आपका है वो 0.9 एम्पियर होगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम बेटा? सर ये आखिरी बात आपकी मुझे समझ नहीं आई क्या सर में नहीं आई? कि I1 पूरे सर्किट का मैंने ये कैसे कहा होता है, मैंने ये कहा कि आपका जो सीरीज सर्किट होता है, सीरीज सर्किट के में करंट सेम होता है। ठीक है, तो Yes. आपके जो R1 है और आपके जो R1 और R2 और R3 ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं ना, R1 तो इन दोनों के सीरीज के अंदर है, तो जो करंट R1 से गुजरेगा वही करंट तुम्हारा ओवरऑल सर्किट से गुजर रहा होगा। बेशक वो R2 में और R3 में जाके डिवाइड होगा, लेकिन जब वो एडअप होगा बाद में निकलने से, R2 और R3 से निकलने के बाद जो पॉइंट C पे दोबारा से वो एडअप होगा, तो एडअप होने के बाद इट विल स्टिल बी I1 के बराबर ही होगा, I1 से ज़्यादा नहीं होगा वो। तो इसीलिए मैंने क्या किया 0.45 प्लस 0.545 को मैंने जब किया I2 प्लस I3, यानी कि अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूँ तो फॉर्मूला मेरा ये होगा, जो I1 है मेरे पास दैट विल डिवाइड इनटू I2 एंड I3। I1 जो है वो I2 और I3 में डिवाइड होगा बस। ओके ठीक है, सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ कंपोजिट। तो आपको देखिए दो टाइप के कंपोजिट सर्किट थे। प्रीवियस मैंने आपको करवाया था, उसमें क्या था, आपके पास दो सीरीज में थे और एक पैरेलल में था। तो जब दो सीरीज में थे तो पहले आपने उनको सॉल्व करके उसको उस सर्किट को ओवरऑल आपने कन्वर्ट कर दिया पैरेलल सर्किट के अंदर। इसमें थोड़ा चेंज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो पैरेलल में और एक सीरीज में है। तो इसमें आपके पास जो दो पैरेलल में थे पहले आपने उनको सॉल्व किया, ये दो पैरेलल में थे, इनको आपने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आपने पहले इसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया ओवरऑल सर्किट सीरीज में, फिर आपने सीरीज सर्किट को सॉल्व किया और इस तरीके से फिर आप जो है वो जितने भी आपके पैरामीटर हैं सारे के सारे पैरामीटर आप निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करते हुए। ठीक है, एनी क्वेश्चन विद एनीवन? एनी क्वेश्चन? ओके, तो ये जो आपका दैट वाज योर पैरेलल सर्किट। So with this, I think I'm finished with this chapter.